चुनाव आयोग कल दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार के मिशन पर निकले हुए हैं। आज दक्षिण में है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा मुंबई के करीब पहुंच चुकी है। लेकिन बीजेपी अपने इस टारगेट से कितना दूर, कितना पास है, आज हम इसी की बात करेंगे। हमने एक साथ सभी 543 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल किया है। क्या भाजपा 370 सीटें जीतने जा रही है? वाकई क्या एनडीए का नंबर 400 के पार हकीकत में जा सकता है? उत्तर में बीजेपी की आंधी चल रही है, तो क्या दक्षिण में भी बीजेपी की ऐसी ही कोई लहर उठने जा रही है? आपके सामने रखने जा रहे हैं हम देश का ओपिनियन पोल। मेहमान हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांवकर साहब, राहुल महाजन जी। और अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश से शुरुआत करते हुए। आपकी स्क्रीन पर सारा डेटा जो है वो आता जाएगा। मैं एमपी का ओपिनियन पोल सबसे पहले आपके सामने रख रहा हूं। क्या तस्वीर थी पिछली बार, इस बार क्या तस्वीर नजर आ रही है? फिलहाल देखिए जरा नंबर बढ़ता हुआ, ये बीजेपी का ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की सभी 39 सीटों के ओपिनियन पोल का नंबर है। आपको हर सीट पर इस वक्त भाजपा का भगवा दिखाई दे रहा है। एक भी सीट पर आपको कोई और रंग दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब यह है कि सर्वे यह बताता है एमपी में चुनाव हो तो नरेंद्र मोदी हर सीट जीतेंगे, हर सीट। और इसमें शामिल है वो छिंदवाड़ा की सीट भी, छिंदवाड़ा की सीट यानी कमलनाथ की सीट, कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ जहां से सांसद हैं 1980 के बाद से लगातार, जहां पर अपना परचम लहराते आए हैं, वो सीट भी इस बार भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। कौन उम्मीदवार है, उम्मीदवार में क्या वाकई इतना दम है, इस पर हम लोग बात कर सकते हैं। समीर जी, किसको लड़ा रही है बीजेपी छिंदवाड़ा से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वहां से एक युवा कार्यकर्ता जो कमलनाथ के खिलाफ 2022 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था और हार गए थे, 35,000 वोटों से हारे थे। संगठन के आदमी जबरन स्तर पर बहुत काम किया, मिलनसार है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार बंटी साहू नाम है उनका, मुझे लग रहा है बंटी साहू इस बार वहां पर चमत्कार करने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटें जीत रही है और छिंदवाड़ा सीट भी इस बार जीतने जा रही है। कोई भी सीट ऐसी बताई जिस पर शक हो या फाइट लगती हो एमपी में? बस छिंदवाड़ा ही एक सीट थी कि जहां पर कहा जा सकता था, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब छिंदवाड़ा सीट भी भारतीय जनता पार्टी के लिए सेफ बनते जा रही है दिन पे दिन। और यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी 29 सीट वहां मध्य प्रदेश में जीतेगी। कोई शक हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अब की तारीख में। और देखिए, एक बात तो कहते हैं ना कि सामने जो हो रहा हो उसको तो नहीं नकार सकते ना। कमलनाथ और उनके पुत्र जिस तरह से अपना चार्टर लेकर चले आए थे और जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते थे, क्योंकि भाजपा के अंदर इतना विरोध था, कहा गया कि इनको हम कैसे ले सकते हैं, तो उनको एक तरह से मना कर दिया गया। वो भी दिखाता है कि दरअसल अब कमलनाथ और नकुल नाथ का जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो बुरी तरह से हिल चुका है। और बाकी सीटों पर भाजपा पहले जीत दर्ज कर चुकी है। अभी नए सिरे से तो कहें तो उसने प्रत्याशियों का चयन बेहतर किया और अभी तो विधानसभा का इतना प्रचंड जीत वाला जो एक कहें वो ऊर्जा है, वो भी सामने है। देखिए, सर्वे हमने किया है, सर्वे का नतीजा आपके सामने है राहुल जी। लेकिन अगर आपका किसी भी सीट पर इस पर असहमति हो तो बताइएगा। देखिए, एक छिंदवाड़ा की ही सीट ऐसी है जिसपे आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को कोई शको शुबा हो सकता है। अदरवाइज मध्य प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुए, जिस तरह में एक प्रचंड वहां पे जीत मिली बीजेपी को, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि बीजेपी को कोई दिक्कत मध्य प्रदेश में होने जा रही है। बस सौरभ जी, एक सीट है मंडला सीट, जहां पर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें आ रही विधानसभा में। मंडला सांसद जबलपुर के नीचे, लास्ट में जबलपुर के नीचे। और मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते सांसद का चुनाव लड़वाया था, वो भी चुनाव विधानसभा हार गए थे। क्यों टफ है ये आपको लगता है? यहाँ क्यों रोचक हो सकता है चुनाव? देखिए, फग्गन सिंह कुलस्ते वहां के बड़े नेता, लेकिन आदिवासी वोट बैंक मुझे लगता है कि इस बात थोड़ी उस क्षेत्र में नाराजगी रही थी। सांसद को चुनाव लड़वाया था वहां से फग्गन सिंह कुलस्ते को, निवास विधानसभा से वो लड़े थे, वो खुद चुनाव हार गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर उन्हें लोकसभा का दिया है और विधानसभा में सारी इसके अंतर्गत आने वाली सारी विधानसभा सीटें कांग्रेस ने वहां जीती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जो वहां पर लोकप्रियता है और प्रधानमंत्री मोदी का जो आदिवासियों के लिए काम किया गया, मुझे लग रहा है उसके बाद मंडला सीट जैसे 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे, फिर से 2024 में भारतीय जनता पार्टी इसको जीतने जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट बताइए मुझे। ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे आखिर में गुना, ये रही गुना, ग्वालियर से लगती हुई सीट गुना। गुना में महल है, ग्वालियर में महल है, गुना में उनका इस बार सीट लड़ रहे हैं। बिल्कुल, गुना सीट तो अगर देखें 17 चुनाव में से 16 चुनाव तो गुना सिंधिया परिवार ही जीता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी राजमाता सिंधिया वहां से 3-4 बार जीती है। उनके पिता माधवराव सिंधिया वहां से 7-8 बार चुनाव जीते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद 4 बार चुनाव वहां से जीते हैं।
तो 17 चुनाव में से 15 चुनाव तो सिंधिया परिवार ही वहां से जीता है। सिंधिया परिवार का बहुत मजबूत गढ़ रहा है वहां पर, लेकिन 2019 में सारे मजबूत गढ़ भारतीय जनता पार्टी ने उड़ा दिए थे। उसमें मध्य प्रदेश क्यों लड़ा रहे हैं इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रैटेजिस्ट हर्षवर्धन जी? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि वैसे तो केपी यादव ने हरा ही दिया था भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, गुना में और ग्वालियर ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां सिंधिया घराने का बहुत प्रभाव है। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया एक तरह से जो कहते हैं ना कि आप सामान्य नेताओं की तरह मेहनत करते हुए पहली बार विधानसभा चुनाव में दिखे। जो उनका प्रभाव है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी बेवजह की टकराहट क्यों मोल लेगी जब वो उनके पाले में आ गए हैं। और हमने ये ऐतिहासिक तौर पर भी देखा है कि किसी बहुत बड़े नेता के खिलाफ कोई पार्टी लड़ के जीत तो जाती है, लेकिन उसके खिलाफ उसको सस्टेन करना मुश्किल होता है। तो केपी यादव पर ज्यादा ताकत लगानी पड़ती, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वो ताकत नहीं लगानी पड़ी, जिसको कहते हैं ना कि मजबूती में आप थोड़ा और मिल गया, यानी अच्छी नाव चलाना भी जानता है, नाविक भी अच्छा है और लहर भी अपने पक्ष में है, तो आसानी से जीत हो जाती है। 29 की 29 लिख दें बीजेपी के आगे मध्य प्रदेश की। राहुल जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 29 सीटें जीतती हुई दिख रही है। अगला राज्य राजस्थान दोस्तों आपके सामने। एमपी में 29 सीटें, राजस्थान में 25 सीटें हैं और पिछली बार एनडीए को 25 की 25 मिली थी। एक सीट जो थी, समीर जी बताएंगे, जो हनुमान बेनीवाल जी की नागौर सीट थी, नागौर की सीट। नागौर की गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी ने दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था। एनडीए में थे नागौर के हनुमान बेनीवाल। नागौर तीसरे नंबर की लाइन में है जी। नागौर हनुमान बेनीवाल एनडीए के साथी के तौर पर लड़े थे पिछली बार। बाकी सारी 24 सीटें बीजेपी के प्रत्याशी खुद जीत कर लड़कर जीते थे। लेकिन इस बार कोई अलायंस नहीं, इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार दे रही है अपना। बिल्कुल, वहां से ज्योति मिर्धा जो कांग्रेस में थी, मिर्धा परिवार का एक बड़ा वहां से जाट चेहरा परिवार रहा है, कांग्रेस में बड़ा उनका वजूद रहा है। ज्योति मिर्धा आ गई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर और भारतीय जनता पार्टी ने ज्योति मिर्धा को टिकट दिया है। सीट निकलेगी। हनुमान बेनीवाल ने अभी तय नहीं किया वो नागौर से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। नागौर की सीट, लेकिन 100% भारतीय जनता पार्टी नागौर की सीट जीतने जा रही है। राहुल जी 25 लिख दें बीजेपी के नाम पे। चुरू की जो सीट है वहां पर, क्योंकि बीजेपी का एक ताकतवर नेता जो है वो, उसको टिकट ना मिलने के बाद वो कांग्रेस की तरफ मुड़ गया है, तो यहाँ पर जरूर ऐसा जो है माना जा सकता है कि ये जो सीट है ये टफ हो सकती है। यहाँ पर आप कह रहे हैं मुकाबला बन रहा है, यहाँ पे मुकाबला हो सकता है। हर्षवर्धन जी? नहीं, मुकाबला निश्चित तौर पर है, लेकिन राहुल कसवां मुझे लग रहा है शायद उत्साह में उन्होंने निर्णय ले लिया। उनके परिवार 3 दशक से उनके ही परिवार में ये सीट जाती रही, अलग अलग समय पर वो हारे जीते, लेकिन भाजपा उन्हें उतारती रही। देवेंद्र झाझड़िया मजबूत प्रत्याशी है, पैरालंपियन है, जाट है, संवेदनाएं उनके साथ हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी मुश्किल होगी। हाँ, चूंकि सिटिंग एमपी थे, कांग्रेस में चले गए हैं, तो एक लड़ाई जरूर मजबूत होती दिख रही। एमपी की 29, राजस्थान की 25, सर्वे बता रहा है बीजेपी सारी सीटें जीतने जा रही है। आप स्क्रीन पर टैली पर नजर रखिएगा, 54 सीटों का सर्वे, 54 की 54 भाजपा को जाती दिखाई दे रही हैं। ये जनता की आवाज है, ये सर्वे जनता के बीच में हुआ है, बड़े सैंपल साइज के साथ हुआ है, वक्त लगाकर किया गया है। लोकसभा की चुनाव के ऐलान से पहले का आप ये आखिरी सर्वे देख रहे हैं और अब जो हम आपको दूसरा सर्वे आने वाले वक्त में दिखाने जा रहे हैं वो होगा ताजा सर्वे। लेकिन अभी तक जो जनता का मूड है वो इस सर्वे में आपको दिखाई दे रहा है। तीसरा राज्य आपके सामने दिल्ली रख रहा हूं मैं, 7 सीटों वाला दिल्ली, जहां इंडी गठबंधन का या इंडिया गठबंधन का ये हो चुका है इस बार अलायंस। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के बीच इस बार जो है दिल्ली के अंदर एक साथ मिलकर जो है टक्कर देने की बात हुई है बीजेपी को 7 सीटों पर, जो मैंने आपको कल भी बताया था। और ये इंटरेस्टिंग बात है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा अरविंद केजरीवाल के लिए वोट करेंगे इस बार, क्योंकि उनका अपना उम्मीदवार नई दिल्ली की सीट पर नहीं होगा। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि आगे 7 सीटें आ गई दिल्ली की हमारे पास। नई दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, चांदनी चौक, उत्तर पश्चिम, दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली। 6 उम्मीदवार बदल दिए भारतीय जनता पार्टी ने। इतना आसान सब कुछ है, 6 उम्मीदवार क्यों बदले? नहीं देखिए, आसान और कठिन का मसला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रयोग का मसला है। और अब अगर आप देखें तो जिस तरह से जो प्रतिनिधित्व के तौर पर नौजवान, महिला, जो जातीय समूह है, जो व्यापारी समूह है और संगठन से जुड़े हुए लोग, विशुद्ध संगठन से, पिछली बार तो अगर आप देखें तो आप ये भारतीय जनता पार्टी को कह सकते हैं कि भैया उदित राज को हटा के हंसराज हंस को लड़ा दिया, गौतम गंभीर को आपने लड़ा दिया, उठा के पैराशूट कैंडिडेट लाके दे दिया। इस बार आप किसी सीट पर ये नहीं कह सकते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन बहुत शानदार नेता है, राजनीति में ऐसे नेता विरले मिलते हैं, लेकिन चांदनी चौक पर प्रवीण खंडेलवाल एक व्यापारी नेता, नौजवान नेता, लगातार 15-20 साल से व्यापारियों के लिए लड़ता हुआ। उसके अलावा देखिए, बांसुरी स्वराज आपको लगता है सुषमा स्वराज की छवि दिख रही। नई दिल्ली थोड़ी एलीट टाइप की सीट है, उसका अपना एक अलग किस्म का कैरेक्टर है, उसमें बिल्कुल जेल करती हैं।
कमलजीत सहरावत हो, रामवीर विधूड़ी हो या फिर अभी हर्ष मल्होत्रा और योगेंद्र चडुलिया, ये पूरी तरह से संगठन के प्रत्याशी जो नीचे से निकल कर आए, कुछ पार्षद बन के आए, कुछ महामंत्री रहे, कुछ काम करते रहे पार्टी में, यानी भारतीय जनता पार्टी का इस बार का अगर चयन देखें, एक मनोज तिवारी को छोड़ दें, और मनोज तिवारी की सेलिब्रिटी वैल्यू है, मनोज तिवारी प्रदेश अध्यक्ष रहे, मनोज तिवारी को सेलिब्रिटी वैल्यू गौतम गंभीर की भी थी नहीं, लेकिन दोनों में फर्क है। मनोज तिवारी ने जो कनेक्ट किया वो सचमुच कमाल का है। हम लोग भी कई बार उनकी आलोचना करते थे कि सीधे उठा के लाके यहां लड़ा दिया, पूर्वांचली वोट सब कुछ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर और प्रदेश अध्यक्ष से हटने के बाद वो जैसे लड़ते दिखते हैं, तो वो शायद उनकी सीट बचाने में कामयाब रहा। फिर भी दोबारा आप समझाइए, ये 7 सीटें दिल्ली की बीजेपी जीतती दिखाई दे रही है लगातार, रिकॉर्ड तीसरी बार 14, 19, 24, इस बार भी ऐसा हो सकता है, लेकिन 56% वोट लेने वाली भारतीय जनता पार्टी क्यों बदलेगी अपने साथ में से 6 उम्मीदवार? देखिए, जब हम 56% वोट शेयर की बात करते हैं तो हम विधानसभा में भी बात कर लेनी चाहिए कि जो है आपको कितना वोट मिला। एक बार जो है 60% से ज़्यादा वोट मिला, एक बार 70% वोट मिला। तो जब हम ये बातें करते हैं तो हमें वो भी देखना होगा। दूसरा, हमें को ये भी देखना होगा कि जब कांग्रेस और आप मिल जाते हैं तो वोट शेयर कहाँ जाता है। अब ये देखना होगा कि वो कैसे, दोनों का वोट शेयर वैसा ही रहता है, दोनों को वैसे ही एक दूसरे के लोग वोट करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम बीजेपी के जो चुनाव है उसको भी देखें तो वो भी कहीं ना कहीं आपके जो कैंडिडेट चुनाव है उससे प्रभावित नजर आता है। आप पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली की बात अगर जो करते हैं, जो लास्ट में सीटें जो अनाउंस की गई हैं 2 सीटें, उसमें उन्होंने लोकल कैंडिडेट यानी मेयर जो रहे हैं उन दोनों लोगों को चिन्हित किया है। ये आपको इसकी छवि जो है आप में दिखाई देती है। आपने एमएलए को खड़ा किया है पुराने। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, ये चुनाव, दिल्ली का जो ये चुनाव है, इतना आसान नहीं होने जा रहा है बीजेपी के लिए। दूसरी तरफ जो ताकत है वो भी इक्वली बड़ी ताकत है, और किसी भी साइड ये पलड़ा जो है वो चेंज हो सकता है। और यही कारण है कि बीजेपी ने अपने 7 में से 6 कैंडिडेट चेंज। नहीं, सातों सीटें, आप 7 सीटों पर आप मानते हैं मुकाबला है? मैं मानता हूं 7 सीटों पे मुकाबला है। मुझे लगता है कि पूर्वी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मार्जिन जीत का कम होगा, क्योंकि दोनों बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां जो उम्मीदवार दिए थे, 2014 में महेश गिरी को पूर्वी दिल्ली से उतारा था, वह भी पैराशूट थे, उनका भी जमीनी स्तर पर वहां पे संपर्क नहीं रहा। उसके बाद गौतम गंभीर को उतार दिया 2019 में, उनका तो बिल्कुल भी संपर्क नहीं रहा। तो 10 साल से पूर्वी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट दिए, उनका जमीनी स्तर पर अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं से और वहां के आम लोगों से संपर्क नहीं रहा। वो 10 साल का जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को जमीनी स्तर पर हुआ है, उसका थोड़ा नुकसान पूर्वी दिल्ली में दिखेगा। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतेगी, क्योंकि वोट जनता प्रधानमंत्री मोदी को देखकर करेगी। इस बार कैंडिडेट बहुत ज्यादा नाराजगी रहेगी, तब भी प्रधानमंत्री मोदी को वोट करेगी। तो पूर्वी दिल्ली भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन मार्जिन जो था वो थोड़ा कम होगा इस बार।